तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो हमारे पास चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसमें जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है जो कि है कुलाम्स लॉ, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुलाम्स लॉ जो है। ये हम यूज़ करते हैं पॉइंट चार्जेस के लिए, यानी हमारे पास कोई भी दो पॉइंट चार्ज बॉडीज़ हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, कैसा फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों को अगर हम कंबाइंड रूप में अगर बोलना चाहें तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, क्या, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। तो किसी भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन कैसा है, उसको हम कुलाम्स लॉ से बता सकते हैं। अब कुलाम्स लॉ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हमें पता रहना चाहिए कि ये पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो गुलाम जो थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली जो था ये लॉ दिया था, जो एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करा था उसके बेसिस पर एक फॉर्मूला दिया था, और यहाँ पर उसी को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास कोई भी दो बॉडी है। मान लिया ये हमारे पास एक बॉडी है, बॉडी ए, और ये बॉडी बी। बॉडी ए पर जो चार्ज है वो है Q1 चार्ज, बॉडी बी पर जो चार्ज है वो Q2, और दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने लिया है R। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो इनके बीच में यानी बॉडी ए और बॉडी बी के बीच में लगने वाले फोर्स जो हैं उनको हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इनके लिए एक क्लियर डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर इस तरफ, ठीक है। जैसे ये हम ले लेते हैं, ये हमारे पास है बॉडी ए और ये है हमारे पास बॉडी बी, ठीक है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि चलो इस पर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। दोनों पे हम पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए हम नेगेटिव चार्ज भी मान सकते हैं। तो इस पर हमने क्या दिया कि इस पे क्या है, प्लस का Q1 चार्ज है और इस पर प्लस का Q2 चार्ज है, ओके। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, R, ठीक है। तो ये R डिस्टेंस है। अब हमने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करा कि ये जो दो हमारे पास बॉडीज है, चार्ज बॉडीज हैं, इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, यहाँ पे मान लेते हैं इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, तो यहाँ पर दोनों के बीच में कैसा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो हमने ये ऑब्जर्व करा कि अगर हमने स्टार्टिंग में इसके ऊपर भी प्लस का 1 कूलम चार्ज डाला, इसके ऊपर भी प्लस का 1 कूलम चार्ज डाला, तो इनके बीच में हमने देखा कि जो फोर्स आ रहा है उनके Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी यहाँ पर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2। तो ये हमें एक रिलेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम इनके मैग्नीट्यूड को बढ़ा दें, यानी इसके मैग्नीट्यूड को हम 1 कूलम से 2 कूलम 3 कूलम कुछ कर देते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं, तो हमने देखा कि फोर्स भी जो है वो भी बढ़ जाता है, यानी फोर्स ऑफ जो रिपल्शन है इनके बीच में वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन देखा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ध्यान रखना, यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज यूज कर रहे हैं, मतलब अगर ये माइनस का Q कूलम चार्ज होता है तो उसका मैग्नीट्यूड हम जो लेंगे वो Q1 ही हम लेंगे, ओके। अच्छा, जो दूसरा हमारे पास बॉडी है उसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो क्या है हमारे पास, Q2, ओके। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, ये हमने देखा, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स है, यानी फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर दूसरा हम रिलेशन जो फोर्स का देखने वाले हैं वो किसके साथ, डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट चार्जेस उनके बीच में देखने वाले हैं। अब हमने ये ऑब्जर्व करा कि अगर हम इन दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो फोर्स जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और हम जैसे ही यहाँ पर उनके बीच का डिस्टेंस कम करते हैं तो फोर्स क्या होता है, इंक्रीज करता है। इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस बिटवीन चार्ज हैं वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाओगे वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू कम होगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस को कम करेंगे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, लेकिन यहाँ पर फोर्स इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये ऐसे नहीं था, है ना, इससे हमारे रिजल्ट सही नहीं आ रहे थे। लेकिन जब हमने इस पे स्क्वायर लगाया यानी 1/r स्क्वायर करा तो फोर्स की जो वैल्यू थी वो सही आने लगी। तो हमने देखा कि जो यहाँ पर फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। और हमने ये दूसरा रिलेशन फोर्स का डिस्टेंस के साथ देखा। पहला जो रिलेशन था वो किसके बीच में था, फोर्स का चार्ज के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बीच में, और दूसरा क्या था, फोर्स का डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस के बीच में। ठीक है, डिस्टेंस का फोर्स के साथ क्या रिलेशन था। फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं। सो नाउ कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंबाइन करते हैं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमें मिलता है। और अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा एक कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम यहाँ पर कैपिटल K से डिनोट कर देते हैं। तो ये आ गया हम पे F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, जहां पर K क्या कहलाता है, K कहलाता है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। ठीक है, और R क्या है इसमें, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, यहाँ पर दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। और F क्या है, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कुछ भी हो सकता है। ओके, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस K के ऊपर। ठीक है, ये जो हमारे पास K है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोल रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है इसकी भी वैल्यू हमने फाइंड करी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमने एयर के लिए फाइंड करी, वो क्या है हमारे पास, तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होती है उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पे साइड में लिख रखा है। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है, इसे याद ही कर लेना क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ना ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू एयर के लिए जो हमारे पास है उसको हम ये भी लिखते हैं क्या, K इज इक्वल टू, यहाँ पर K इज इक्वल टू 1/4πε0। अब ये क्या है, 1/4πε0, जो इसमें एप्सिलॉन नॉट है ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी जो वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, उसकी परमिटिविटी को हम बोलते हैं यहाँ पर ये एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये इस पूरे की जो वैल्यू होती है वो K, और जिसकी वैल्यू हमने अभी जस्ट बताया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट भी ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो खासकर जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं K की वैल्यू किस मीडियम की बात कर रहे हैं, एयर या फिर वैक्यूम के लिए। ठीक है, तो एयर या फिर वैक्यूम, उसके लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वो होती वैल्यू 1/4πε0। और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, ये हम बोलते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर देख सकते हो, हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास K की वैल्यू थी ना 9 × 10⁹, तो इस K की जगह पे क्या रख सकते हैं, 9 × 10⁹ रख देंगे, 4π को इससे बस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और वहां से तुम इसे इन्वर्स करके एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल सकते हो, जिससे हमें एप्सिलॉन की वैल्यू क्या मिलती है, एप्सिलॉन की वैल्यू मिलती है हमें 8. यहाँ पर 8.314, यहाँ 8.854, सॉरी यहाँ पे 8.854 ये देखा पड़ा यहाँ पे 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 8.854 × 10⁻⁻12, तो ये भी वैल्यू ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, अच्छा, अगर हमारे पास मीडियम जो है वो वैक्यूम या एयर के अलावा कुछ और मीडियम होता है, जैसे वाटर होता है, ग्लास होता है, तो उसमें क्या होता है, वहां पर परमिटिविटी बदलती है। ठीक है, वहां पे हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम यूज करते हैं। ठीक है, उस मीडियम की परमिटिविटी। तो
ये है क्या परमिटिविटी? तो ध्यान रखना, इसको बहुत शॉर्ट में अगर हम बोलते हैं, परमिटिविटी इज द परमिशन टू द फील्ड, यानी किसी भी फील्ड को वो जो मीडियम है वो अपने अंदर से कितना अलाउ करता है, कितना जाने देता है उस प्रॉपर्टी को, मीडियम की उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटली जो हमने वैल्यू फाइंड करी थी 9 × 10⁹ के की, ठीक है, और एप्सिलॉन की वैल्यू हमने इससे कैलकुलेट करी, तो ये वैल्यू ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो हमारे पास k है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? तो जो k की वैल्यू है वो डिपेंड करता है मीडियम पर। जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर हमारे पास एयर फ्री स्पेस है, उसके लिए जो k की वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ है, उसमें हमारे पास एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन अगर हम कोई दूसरा मीडियम लेते हैं, जैसे ग्लास है, वाटर है, ये सब लेते हैं, तो उसमें उसमें हम एप्सिलॉन m लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन m। ठीक है, यहाँ पर इसके नाम में ना कई बार कंफ्यूजन होती है, तो इसे मैं लिख देता हूँ। इसे क्या बोलते हैं? एप्सिलन। एप्सिलन, ठीक है, इसको एप्टा या एप्सिलॉन ये हम बोलते हैं। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या बोला हमने कि जो के है वो किस पे डिपेंड करता है? के डिपेंड करता है मीडियम पे। दूसरा, ये डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, हम कौन सा यूनिट ले रहे हैं, हम सीजीएस यूनिट ले रहे हैं या ऐसा ही सिस्टम ले रहे हैं। सीजीएस सिस्टम में ना के की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, जो हम के की वैल्यू लेते हैं सीजीएस सिस्टम में 1 लेते हैं। लेकिन अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, ऐसे सिस्टम में बात करें, तो k इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, यानी मीटर सेकंड इन सब में हम उसको लेते हैं। ठीक है, न्यूटन वगैरह जो था तो उसमें हम लेते हैं। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना कि सीजीएस सिस्टम है तो k की वैल्यू 1, अगर ऐसा ही सिस्टम है तो k इज इक्वल टू क्या लेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये था हमारे पास k के बारे में। अच्छा, अब यहाँ पर जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला वो बताओ। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले हमें कुलाम्स लॉ तो पता ही है। ठीक है, कुलाम्स लॉ क्या था? तो F इज इक्वल टू में K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, जिसमें K क्या होता है? K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस K की जगह क्या रख देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। क्या करोगे? इस एप्सिलॉन नॉट को उठा के ना इधर भेज देना और F को नीचे भेज देना। ठीक है, तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट इधर, और ये क्या आ जाएगा? 1/4 पाई F, और ये Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास एप्सिलॉन आया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? देखो, हम ना इसी फॉर्मूले से उसकी ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं। कैसे? एक गुलाम में जैसे ये चार्ज के लिए क्या यूज करते हैं? गुलाम। तो ये गुलाम, ये भी गुलाम, तो गुलाम स्क्वायर हो गया ना, तो ये हो गया हमारे पास गुलाम स्क्वायर। फोर्स के लिए क्या यूज करते हैं? न्यूटन। तो ये नीचे है तो ये आ जाएगा पर न्यूटन। ठीक है, और डिस्टेंस के लिए क्या यूज करेंगे? मीटर, तो ऊपर जाएगा तो पर मीटर स्क्वायर। तो तुम अगर भूल भी जाओगे फॉर्मूला, SI जो SI यूनिट होती है क्या होती है एप्सिलॉन की, तो ये ऐसे ही कुलाम्स लॉ के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, तो सिंपली क्या होगा? ये कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में मतलब उसमें बताया था कि जो चार्ज होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? तो जो चार्ज होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT। क्या होता है? AT। तो ये चीज ध्यान रखना, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? AT। और दूसरा भी चार्ज है हमारे पास, तो इसका भी क्या होगा? AT। तो यहाँ पर AT ये हमने लिखा। जो फोर्स होता है इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो बहुत ही ज्यादा यूज होता है, कॉमनली तुम्हें मालूम रहना चाहिए। क्या होता है? MLT माइनस का 2। ठीक है, तो MLT माइनस का 2, ये चीज ध्यान रखोगे। तो इसको मैं लिख देता हूँ MLT माइनस 2। ओके, ये फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो इसे याद रख लेना, कई जगह काम आएगा। और डिस्टेंस के लिए क्या लेते हैं हम? L। तो डिस्टेंस इसमें R का स्क्वायर है तो ये L का स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा? L का स्क्वायर। अब देखो जरा ध्यान से क्या क्या चीजें हमारे पास है। तो सबसे पहले m तो एक ही है, यही वाला है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? m की पावर माइनस का 1। L कितने हैं हमारे पास? तो ये L स्क्वायर और ये L, तो ये हो जाएगा L का क्यूब। ठीक है, तो L का क्यूब और ऊपर जाएगा तो L की पावर कितनी हो जाएगी? माइनस का 3। ठीक है, अब T देखो जरा कितना है यहाँ पे, तो T की पावर -2 ऊपर गया, ये 2T पहले से, तो ये 2T और ये 2 और ऐड हो गए, तो T की पावर कितनी हो जाएगी? 4। ओके, और ये A एम्पियर वाला हमारे पास, तो ये कितने हैं? 2 है, तो ये A की पावर 2। तो जो एप्स नॉट है यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, उसका हमारे पास
जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है, वो है m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 a स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो कई बार एप्स नॉट की ऐसा यूनिट, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला और उसकी वैल्यूज ये सब पूछी जाती हैं, एमसीक्यूज में आ गए या न्यूमेरिकल्स में तो हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के को देखा, एप्स नॉट को देखा, एप्स नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, ये देखा। ठीक है, और जो के की वैल्यू है किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड करती है, ये हमने देखा। ओके, और फाइनली जो हमारे पास कुलाम्स लॉ है वो क्या है हमारे पास, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। अब एक लास्ट में एक छोटी सी जो बात है वो है इसका जो स्टेटमेंट है वो हम कैसे लिखेंगे। तो अगर ये फॉर्मूला याद है ना, तो इसके स्टेटमेंट तुम्हें रटने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इसी से ही बना सकते हो। कैसे, तो देखो, force of interaction between two point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charge and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, तो सिंपली इतना हम लिखते हैं, क्या समझ आ गया चीज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि force between the two point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो यहाँ पर ये देख सकते हो। ओके, सो इसको यहीं तक रखते हैं और बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। ओके, थैंक यू। अगर कोई भी डाउट है तो उसमें कमेंट करना। ओके।